ये घटना है बिहार की। 13 फरवरी को एक ट्रेन पटना जंक्शन पहुंचती है। यह ट्रेन है धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, और जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, यह ट्रेन झारखंड के धनबाद से चलती है और झारखंड और बिहार के कई शहरों, कई स्टॉपेज से होती हुई यह गाड़ी पहुंचती है पटना। तो पटना में जब ये ट्रेन पहुंची तो चूंकि पटना ही लास्ट डेस्टिनेशन था, तो पूरी ट्रेन खाली हो गई। इसके बाद ट्रेन को आमतौर पर यार्ड में जाना होता है, जहां धुलाई होती है, क्लीनिंग होती है, तमाम सर्च वगैरह सब कुछ करते हैं ट्रेन के स्टाफ। लेकिन इससे पहले कि ट्रेन जो है वो यार्ड तक जाती, कुछ पुलिस वालों ने और कुछ लोगों ने ये नोटिस किया कि ट्रेन में एक बोगी के दरवाजे के पास एक लोहे का बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है। हैरानी इस बात की थी कि ट्रेन को आए हुए आधे घंटे से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था, लेकिन उस बक्से को क्लेम करने वाला कोई भी वहाँ पर नहीं था। सारे मुसाफिर ट्रेन से उतरकर अपनी अपनी मंजिल को जा चुके थे। अब ये बक्सा कौन छोड़ कर गया? ये कोई मामूली मोबाइल फ़ोन या छोटा सा पर्स भी नहीं था कि किसी से गलती से छूट गया हो। अगर कोई इतना बड़ा बक्सा छोड़ कर गया है तो संभावना या आशंका इस बात की ज़्यादा थी कि किसी ने जानबूझकर वो बक्सा वहाँ छोड़ा है। इस बक्से की जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब लोगों ने इसे देखा, नोटिस किया, तो फिर पुलिस को मिली, या फिर हो सकता है कि पुलिस खुद ही वहाँ पेट्रोलिंग में हो तो पुलिस की नज़र इस बक्से पर पड़ी। जो भी है, एग्जैक्ट मुझे सीक्वेंस उसका नहीं पता, लेकिन जैसे ही पटना जंक्शन की रेलवे पुलिस को, जिसे जीआरपी कहते हैं, यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को, उसको इस बक्से की जानकारी मिली तो पुलिस ने इस बक्से को अपने कब्जे में लिया और शक होने पर इस बक्से में जो ताला लगा था उसे पुलिस ने तोड़ा। तोड़ने के बाद अंदर जो मंजर था वो वाकई बहुत अजीब था, बहुत डरावना था। अंदर एक नौजवान की लाश पड़ी थी, और वो भी मुड़ी तुड़ी ठूसी हुई लाश, जिसे देखकर ये लगता था कि किसी ने इस लड़के का कत्ल करके उसकी लाश को ज़बरदस्ती उसके हाथ पांव मोड़कर फोर्सफुली उसे बक्से में बंद कर दिया है। और जिस तरह से लाश अंदर थी, बक्से के बाहर ताला लटक रहा था, ये पूरा सीक्वेंस ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि ये मामला कत्ल का है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये मरने वाला लड़का कौन है, और ये बक्सा इस ट्रेन में कहाँ से आया, कौन रखकर चला गया। और इन तमाम सवालों को जानना, उसके तह तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि एक तो बक्से के अंदर जो लाश थी, उस लाश के साथ कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, पर्स हो, आई कार्ड हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उस मरने वाले लड़के की पहचान हो पाती। अब जाहिर है, जब किसी ने कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से उसे ट्रेन में ही चढ़ा दिया हो, तो वो उस लाश के साथ कोई पहचान पत्र वगैरह छोड़ने की गलती तो करेगा नहीं। तो कातिल इतना शातिर था कि उसने लाश के साथ ऐसी कोई चीज़ छोड़ी भी नहीं थी। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया पटना में ही, और इसके साथ ही पुलिस अब इस तलाश में, इस कोशिश में लग गई कि किसी तरह से उस लड़के की पहचान पता हो जाए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस को उस लड़के के बारे में पटना में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसे में जीआरपी ने, यानी पटना की रेलवे पुलिस ने यह तय किया कि वो उस पूरे रूट की स्कैनिंग करेगी जिस रूट से होकर ये ट्रेन गुजरती है। और इस ट्रेन का रूट आप समझिए कई 100 किलोमीटर का है, क्योंकि वो झारखंड के धनबाद से ट्रेन चलती है और बहुत सारे स्टेशंस को टच करती हुई वो ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस है। एक तरह से आप समझिए कि लोकल ट्रेन ही है देखा जाए तो। अब एक ऐसी ट्रेन जो कई जगह रुकती हुई, कई स्टॉपेज, कई स्टेशन से रुकती हुई पटना तक पहुंचती है, उस ट्रेन में कहाँ से ये ट्रंक, ये लोहे का बक्सा कौन चढ़ा कर गया, ये जानना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन पुलिस को इस मामले को सुलझाना था, तो जीआरपी पटना ने उन सारे रूट के जितने भी रेलवे पुलिस की टीमें हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन सारे रेलवे पुलिस की टीमों को, बिहार और झारखंड की टीमों से ये कहा कि उन्हें इस आकार का, इस साइज़ का एक बॉक्स मिला है, बॉक्स के अंदर एक लाश मिली है, लाश की तस्वीरें भेजी। और साथ ही पुलिस ने अपने काउंटर पार्ट्स जो भी हैं, जो दूसरे पुलिस वाले हैं, जो दूसरे थानों के, उनसे ये कहा कि आप लोग प्लीज़ इस बक्से के बारे में पता कीजिए कि कहीं ये आपके स्टेशन से तो ये बक्सा ट्रेन में नहीं रखा गया। तो ये एक्सरसाइज गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने शुरू की, और इस कोशिश में पुलिस को जल्द ही कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि बिहार में ही लखीसराय नाम की एक जगह है जहां से होकर ये ट्रेन गुजरती है। उस लखीसराय से शायद ये बक्सा किसी ने ट्रेन में रखा है। और ऐसा सोचने की वजह ये थी कि लखीसराय रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 लोगों के फुटेज कैद हुए थे, और उन 2 लोगों में दोनों ही नौजवान थे, और वो दोनों नौजवानों में से एक नौजवान एक बड़ा सा ऐसा ही बक्सा अपने सिर पर रखकर स्टेशन की तरफ जाता हुआ उन फुटेज में कैद हुआ था, दिख रहा था।
खास बात यह थी कि फुटेज से वो लोग लौटते हुए भी दिखे, लेकिन उनके पास लौटने के दौरान बक्सा नहीं था, बॉक्स नहीं था। और ये बात अपने आप में काफ़ी बड़ा एक एविडेंस था कि लखीसराय रेलवे स्टेशन से ही दो लोगों ने वो लोहे का बक्सा ट्रेन में रखा होगा, क्योंकि अगर वो वाकई ट्रैवलर होते, अपना बक्सा लेकर जा रहे होते, तो फिर उनको ट्रेन के साथ ही ट्रैवल करना था। ऐसा नहीं कि उस तरह का बक्सा लेकर कोई और ट्रैवल नहीं किया होगा, हो सकता है उस रोज़ भी किया हो, लेकिन वो लोग थे जो अपना बक्सा लेकर आए और अपनी मंजिल पर अपना बक्सा लेकर उतर गए। लेकिन ये एक ऐसी केस स्टडी थी, सीसीटीवी में ऐसा फुटेज था जिसमें लोग बक्सा लेकर जाते हुए तो दिख रहे थे, लेकिन वापस खाली हाथ उसी स्टेशन से निकलते हुए देखे गए। अब पुलिस को एक मुकाम या आप कह लें कि एक पड़ाव इस मामले में मिल चुका था और पुलिस की तफ्तीश जो है वो लखीसराय के इर्द गिर्द अब होने वाली थी। पटना पुलिस, पटना जीआरपी जो है उसने लखीसराय रेलवे स्टेशन के आसपास ये जांच पड़ताल शुरू की कि क्या इस एज ग्रुप का, जिस एज ग्रुप के लड़के की लाश मिली थी, उस हुलिये का कोई नौजवान लखीसराय से गायब है क्या। पुलिस इस तरह की जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। पुलिस को इस कोशिश में लखीसराय में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन लखीसराय से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर एक और टाउन है जिसका नाम है शेखपुरा। तो उसी शेखपुरा से पुलिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। वो जानकारी ये थी कि इसी हुलिये का, डील डॉल का एक लड़का शेखपुरा से गायब था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लाश मिली थी 13 फरवरी 2023 को, यानी इसी साल 13 फरवरी को। और ये जो लड़का गायब हुआ था शेखपुरा का, वो लड़का इत्तेफाक से 12 फरवरी को, यानी जिस रोज़ लाश मिली थी उसके ठीक एक रोज़ पहले अपने घर से गायब हो गया था। तो क्या ये वही लड़का था? ये बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन इसका जवाब तभी मिल सकता था जब उस लड़के के घर वालों को ये लाश दिखाई जाती और वो लाश की शिनाख्त कर पाते। पुलिस चूंकि तफ्तीश कर रही थी, पुलिस ने घर वालों को बुलाया और पटना में बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आकर एक बार लाश देखिए और उसकी शिनाख्त करके ये बताइए क्या ये आपके बेटे की ही लाश है। तो घर वाले पहुंचे और उन्होंने जैसे ही उस लाश को देखा, वो दहाड़े मारकर रोने लग गए। आप समझ सकते हैं कि घर वालों ने अपने बेटे की लाश पहचान ली थी। मरने वाले लड़के का नाम था जगत, जो शेखपुरा का ही रहने वाला था। वो जगत जो 12 फरवरी से गायब था। अब सवाल ये था कि जगत का कत्ल क्यों हुआ। शुरुआत तफ्तीश की घर वालों से ही होनी थी। पुलिस ने घर वालों से पूछा कि भाई जगत की किससे दुश्मनी थी, आपको क्या लगता है किसने मारा होगा, किसने ट्रंक में इतने बड़े बक्से में आपके बेटे की लाश भरकर जो है शेखपुरा से यूं पटना भिजवा दिया, कौन हो सकता है। घर वालों से तमाम सवाल पूछने के बावजूद घर वाले कोई ऐसा क्लू या ऐसा कोई सुराग पुलिस को नहीं दे पाए जिससे पुलिस इस मामले की तफ्तीश और आगे बढ़ा पाती। घर वाले तो बल्कि बिल्कुल बदहवास थे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की हत्या किसने कर दी और क्यों कर दी। वो पूरी तरह से क्लूलेस थे। अब पुलिस ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाने का फैसला किया और इस कड़ी में पुलिस ने जगत का मोबाइल नंबर लेकर उसकी सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। पुलिस ने जब सीडीआर निकलवाया तो पुलिस ने बहुत बारीकी से उसके मोबाइल फ़ोन में जितने भी कॉल्स उसने रिसीव किए और जितने कॉल्स उसने किए अपने ज़िंदा रहते हुए, उन सारे नंबरों को पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया। पुलिस ने ये देखा कि 12 फरवरी के बाद से ही जगत का मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका है, लेकिन 12 फरवरी को जिस रोज़ वो गायब हुआ था उस दिन एक पर्टिकुलर नंबर से उसकी आखिरी बार बात हुई थी। अब जाहिर है जिस रोज़ गायब हुआ और मान लीजिए मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, कोई भी एक ऐसा नंबर तो होगा ही जिससे आखिरी बार उसकी बात हुई होगी। तो वो नंबर कौन सा था? पुलिस ने उस नंबर को आइडेंटिफाई किया और उस नंबर के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की। और जल्द ही जीआरपी को यानी रेलवे पुलिस को यह पता चला कि वो लड़का किसी दुश्मन का नहीं बल्कि जगत के सबसे करीबी दोस्तों में से एक विकी का है। वो विकी जो शेखपुरा में ही रहता है और जगत के बचपन का दोस्त है। ऐसा बचपन का दोस्त कि विकी के साथ ही जगत जो है खेलते और पढ़ते हुए बड़ा हुआ और कई सालों तक ये दोनों लड़के कोलकाता में रहकर एक साथ काम भी करते थे। कहने का मतलब ये कि दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और विकी के नंबर पर ही जगत की आखिरी बार बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने और जानकारी जुटाने की शुरुआत की कि विकी इन दिनों कहाँ है, क्या करता है और उसके घर में कौन कौन है। इस कड़ी में पुलिस को यह पता चला कि ये नंबर बेशक विकी का हो, लेकिन ये नंबर इन दिनों विकी की बीवी जिसका नाम निशा है वो इस्तेमाल करती है। असल में विकी की ये दूसरी शादी थी। निशा नाम की इस लड़की से विकी ने पिछले साल यानी 2022 में मई के महीने में शादी की थी और निशा के साथ विकी जो है एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था और निशा ही ये फ़ोन इस्तेमाल करती थी। अब निशा के साथ
जगत की आखिरी बार बात हुई थी। सीडीआर जो है ये बात बता रही थी, पुलिस को ये बात पता चल रहा था। अब पुलिस ने ये तय किया कि वो विकी और निशा से पूछताछ करेगी, और पुलिस ने जब विकी और निशा से पूछताछ की तो पहले दोनों ने पुलिस को भरमाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद दोनों ने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने ही जगत की हत्या की है। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग, बहुत चौंकाने वाली बात थी। जब जगत के घर वालों ने भी ये बात सुनी तो वो भी सन्न रह गए, क्योंकि विकी तो जगत का सबसे अच्छा दोस्त था, उसने आखिर जगत की हत्या क्यों कर दी, ये बहुत बड़ा सवाल था। अब पुलिस ने जब इन दोनों से और सख्ती से पूछताछ की तो जो मर्डर की स्टोरी इन्होंने बताई, साजिश की जो कहानी उन्होंने बताई, तो उसे सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गए। असल में जैसा कि मैंने आपको बताया, विकी का ये जो मोबाइल नंबर था, वो मोबाइल नंबर या मोबाइल फ़ोन जो भी आप कहें, नंबर समेत उसने अपनी बीवी निशा को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था। और विकी जो है शेखपुरा से बाहर कहीं और रहकर काम करता था, और शादी के कुछ महीनों बाद विकी घर से बाहर जाकर काम के सिलसिले में बाहर चला गया था और अपना फ़ोन जो है वो निशा को देकर गया था। इधर जगत ने एक रोज़ विकी के नंबर पर फ़ोन किया, और जब विकी के नंबर पर फ़ोन किया तो विकी का फ़ोन चूंकि उसकी बीवी निशा के पास था तो निशा ने फ़ोन उठा लिया। निशा के फ़ोन उठाने के बाद जगत की अपने दोस्त विकी की बीवी निशा से बातचीत होने लगी, और दोनों में बातचीत पहले दोस्ती में तब्दील हुई, और फिर दोस्ती से प्यार में तब्दील हुई, और फिर प्यार से रिश्तों में तब्दील हो गई। कहने का मतलब नाजायज़ रिश्तों में। और ये बात देर सवेर विकी को भी पता चल गई, निशा के पति को। एक बार निशा का पति जब घर लौटा और उसे जब ये पता चला कि उसकी बीवी लगातार उसी के सबसे करीबी दोस्त जगत से बात करती है और उसके साथ इस तरह के एक इलिसिट रिलेशनशिप में है, उन दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ते हैं, अवैध संबंध है, तो फिर वो बहुत गुस्से में आ गया, वो आग बबूला हो गया। उसने तय किया कि इस मामले का कुछ न कुछ फैसला वो ज़रूर करेगा, इस पार या उस पार ज़रूर करेगा। इसके बाद उसने अपनी बीवी निशा को घेरे में लिया, निशा को अपने कब्जे में लिया, और वो निशा से भी नाराज़ था। उसने निशा को एक खौफनाक प्रपोजल दिया। वो प्रपोजल ये था कि या तो तुम अब जगत से ही शादी कर दो और मुझे छोड़ दो, जगत से शादी कर लो, और अगर नहीं तो मैं जगत की हत्या करूंगा और उस हत्या में तुम मेरा साथ दो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो निशा पति के रहते हुए पति के दोस्त के साथ इश्क फरमा रही थी, उसके इतने करीब आ चुकी थी, उस निशा ने जब पति में से और आशिक में से एक को चुनना था तो उसने तय किया कि वो अपने पति को ही चुनेगी और जगत की हत्या में अपने पति विकी का साथ देगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। असल में निशा को ये लगा कि अगर वो विकी को छोड़कर जगत नाम के इस लड़के से दूसरी शादी करती है तो पता नहीं इस शादी के लिए परिवार के लोग कितने राज़ी होंगे, कितने नहीं होंगे। जगत या उसके घर के लोग राज़ी होंगे या नहीं होंगे ये भी नहीं पता। समाज और लोक लाज का भय उसे सताने लगा। उसे लगा कि अगर मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ शादी रचा लूँगी तो पता नहीं समाज के लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्या स्थिति होगी। ये सारी बातें सोचकर उसे लगा कि इससे ज़्यादा आसान तो ये है कि जगत की हत्या हो जाए और मैं अपने पति के साथ जैसे रह रही हूँ वैसे ही रहूँ। यहाँ पर निशा नाम की ये जो लड़की है, इसने भी हद से ज़्यादा स्वार्थ अपना दिखाया। एक तो गलत बात या स्वार्थ वाली बात ये थी कि पति के रहते हुए वो किसी दूसरे के साथ अफेयर में इन्वॉल्व हो गई, और दूसरी गलत बात, भयानक गलत बात ये हुई कि उसने उस लड़के की ज़िंदगी बचाने के बदले अपने पति का कत्ल में साथ देने का फैसला कर लिया। देखिए, निशा के पास एक और भी विकल्प था। वो चाहती तो पुलिस के पास चली जाती, घर वालों को इस मामले में इन्वॉल्व करती, किसी दोस्त को बुलाती और पूरे मामले का खुलासा कर देती। बेशक समाज उसे जिस रूप में भी लेता, लेकिन उसे अपनी इज्जत, अपने पति की तथाकथित इज्जत, ये सारी चीज़ें एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी लगी, और वो भी वो इंसान जिससे वो कथित तौर पर प्यार करती थी। अब ऐसी स्वार्थी लड़की और उसका पति विक्की, इन दोनों ने मिलकर जगत के कत्ल की पूरी प्लानिंग की। 12 फरवरी को विक्की के कहे मुताबिक निशा ने फ़ोन करके अपने आशिक जगत को अपने घर बुला लिया और ये कहा कि विक्की यहाँ आया तो ज़रूर था काम के सिलसिले में, लेकिन काम के बाद ब्रेक जब उसको मिला था, घर तो आता ही है, घर आया तो ज़रूर था, लेकिन अचानक उसे फिर कोई काम आ गया और वो इस वक्त घर से बाहर चला गया है। वो कुछ दिनों के बाद लौटेगा, तो ये सही मौका है, आओ तुम मिलने चले आओ। अब निशा और जगत एक दूसरे से मिला ही करते थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। जगत को भी लगा कि ठीक है, ये सही मौका है, निशा बुला रही है, उसके साथ मिलता हूं जाकर। और जगत जो है निशा के बुलाने पर फौरन निशा के घर आ गया। उसे इस बात की दूर दूर तक कोई भनक नहीं थी कि उसके कत्ल की साजिश रची जा चुकी है, जिसमें निशा और उसका पति विक्की यानी उसका दोस्त वो भी इन्वॉल्व है। विक्की जो है वो कत्ल की पूरी तैयारी किए हुए बैठा था और घर की छत में छुपा हुआ था।
जगत जब विकी के घर पहुंचा तो विकी को घर में नहीं देखकर वो सीधे उसके बेडरूम में गया और बहुत आराम से बिस्तर पर पसर गया। निशा भी उसकी खातिरदारी करने लगी, उसके लिए एक शानदार ड्रिंक बनाकर लाई और वो ड्रिंक जैसे ही उसने पी, उसमें कोई नशीली चीज़ या नींद की गोली निशा ने तय प्लानिंग के मुताबिक मिलाकर रखी थी। पीने के फौरन बाद वो बेहोश हो गया और जगत के बेहोश होते ही छत से नीचे उतरकर उसका दोस्त विकी आया, जो निशा का पति है, और निशा के साथ मिलकर उसने जगत की गला घोंटकर हत्या कर दी। और इस हत्या को अंजाम देने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि लाश कैसे निपटाई जाए। तो लाश को निपटाने के लिए विकी ने जो प्लानिंग की थी उसके मुताबिक उसने एक बड़ा सा बक्सा खरीद कर रखा था। उसी बक्से में उसने जगत की लाश ठूंसी और लाश को उस बक्से में भरने के बाद अपने एक और दोस्त गुड्डू के साथ मिलकर उसने उस बक्से को सीधे पहुंचा दिया रेलवे स्टेशन। और जो लखीसराय रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन में ले जाकर उसने धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में वो लाश 13 फरवरी को रख दी। और वो लाश रखी बोगी के गेट के पास, वॉशरूम के बिल्कुल पास में। और इसके बाद गुड्डू और जो कातिल है विकी, ये दोनों वहाँ से वापस चले आए और लाश जो है वो लखीसराय से बगैर किसी की नज़रों में आए हुए, बगैर किसी ने नोटिस किए हुए वो लाश ट्रैवल करके पहुंच गई पटना। इसके बाद कैसे कैसे मामला सुलझा ये पूरी कहानी आप जानते हैं। और इस तरह से तफ्तीश के बाद पुलिस ने निशा को, विकी को और कत्ल के बाद लाश निपटाने में उसका साथ देने वाले दोस्त गुड्डू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी मर्डर की, जिसे पटना जीआरपी ने, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने बहुत ही कामयाबी से और बहुत ही मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करके सुलझाया, जिसके लिए पटना पुलिस की दाद देनी होगी। लेकिन इस कहानी में जो किरदार हैं, उन किरदारों के बारे में आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो यही बताइएगा कि एक ऐसा दोस्त जो अपने जिगरी दोस्त की बीवी के साथ अफेयर करता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उस शख्स के लिए आपके मन में क्या राय है, मतलब जगत के बारे में आप क्या सोचते हैं। दूसरा ये, वो लड़की जो शादीशुदा है वो अपने ही पति के दोस्त के साथ अफेयर में इन्वॉल्व हो जाती है, तो ऐसी लड़की के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और तीसरा विकी, एक ऐसा पति जो अपनी बीवी से कहता है कि या तो तुम उस आशिक के पास चली जाओ या फिर मैं कत्ल करूंगा, उस कत्ल में तुम मेरा साथ दो। इस विकी की साइकी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप ये भी ज़रूर बताइएगा। एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये कि विकी ने अपनी बीवी निशा के साथ मिलकर यह कत्ल तो ज़रूर कर दिया, लेकिन इस कत्ल से पहले उसने ये तय किया था कि वो जो है इस कत्ल से पहले उसने फिल्म देखी थी और ख़ासकर दृश्यम फिल्म देखी थी। मुझे कई बार हैरानी होती है कि एक फिल्म जिसने न जाने इस दुनिया में कितने मर्डर के लिए लोगों को आइडिया दिया, ये मैं सोच सोच कर कई बार बड़ा हैरान होता हूँ। इस मामले में भी ये जो विकी है उसने दृश्यम फिल्म देखकर लाश निपटाने की ये पूरी साजिश रची थी। हालांकि दृश्यम में एग्जैक्टली इसी तरह से डेड बॉडी को छिपाया गया या कंसील किया गया ऐसा नहीं है, लेकिन मैं दृश्यम 1 की बात कर रहा हूँ, दृश्यम 2 मैंने नहीं देखी है। लेकिन जिस तरह से उसमें भी कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई थी, इस मामले में भी इन कातिलों ने उस फिल्म से ही आइडिया लेकर इस घटना को अंजाम दिया था। यह भी एक एलिमेंट है जो मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए।